हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब पर्यावरण अध्ययन से पढ़ेंगे पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप। तो नाम से पता चल रहा है कि हम शक्ल में दिखने वाले किसी की झलक या किसी की छाप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आपको भी देखकर कभी ना कभी किसी ने आपसे कहा ही होगा कि आपकी शक्ल में आपकी माता या पिता की झलक दिखती है, या फिर आपकी शक्ल में आपके भाई या बहन की छाप दिखती है। तो आज हम अपने पाठ में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पाठ को। आ छी छी। आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से छींक आई। आ छी छी। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है। तो देखा, हम अपने पाठ में देख रहे हैं कि किसकी झलक या किसकी छाप किससे मिलती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कोई काम करते होंगे तो आपकी मम्मी आपको कहती होगी कि अरे बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, या फिर बोलते होंगे आपके पिताजी बोलते होंगे कि अरे ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर है। तो वही इस पाठ में भी हुआ कि जब आशिमा ने छींक मारी तो उसकी माँ कहती है कि देखो ये तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह छींकती है। अगर उसके पिताजी घर पर ना होते तो सोचती कि वो ही जो है वो आशिमा ने जो छींका है वो सोचती कि उसके पिताजी ही हैं वहाँ पर। अब है तालिका में लिखो। आशिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है? क्या और किससे? अब यहाँ पर कहा है कि जैसे कि आशिमा की छींक की पहचान उसके पिताजी से हुई, तो क्या तुम्हारी भी कोई खास पहचान है तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से, और वो क्या है और किससे मिलती है? तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जवाब में, मेरी खास पहचान है वो है मेरी नाक, और किससे मिलती है मैंने लिखा है मेरी माँ से मिलती है। फिर है मेरे बोलने का तरीका, तो वो मेरे पिताजी से मिलता है। फिर है मेरी आँखें, तो वो मेरी माँ से मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हमें कहा है बताओ। तो आपको क्या करना है? तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है क्या क्या? अब देखो, पहले तो आपने तालिका में बताया है कि आपकी कोई एक खास आदत या फिर कोई खास बात जो आपके किसी परिवार के सदस्य से मिलती हो वो बताया है। अब आपको बताना है कि आपका चेहरा या फिर कुछ और आपके परिवार के किसी सदस्य से मिलता है या नहीं, और क्या मिलता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मैंने यहाँ पर जवाब दिया है, मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है, मेरी नाक मेरी माँ से मिलती जुलती है, तथा मेरे बोलने का तरीका मेरे पिताजी से मिलता है। अब हमारा अगला सवाल है, इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? तो इसका जवाब है, इसके बारे में मेरी माँ तथा मेरी मौसी ने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? तो इसका जवाब है, जब लोग मेरी तुलना मेरे परिवार के सदस्य से करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी अपने परिवार की तरह ही हूँ और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अब पूछा है सवाल कि तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है और
उसकी हंसी की नकल करके दिखाओ। अब देखो इसका जवाब आपको देना है कि आपके घर में सबसे तेज या सबसे ऊंचा कौन हंसता है और फिर उसकी तरह आपको हंस के दिखाना है। तो जैसे कि मेरे घर में सबसे ऊंचा मेरे पिताजी हंसते हैं। वो इतनी तेज हंसते हैं कि मैं अभी आपको बता तो नहीं सकती हूँ, पर मुझे इतना पता है कि हाँ, हंसने में सबसे तेज आवाज उनकी ही आती है। तो आपको भी यहाँ पर करना है कि आपके घर में जो भी सबसे तेज हंसता है आपको बताना है और फिर उसकी आवाज निकालनी है कि किस तरह वो हंसते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा परेशानी हो गई कि पता ही नहीं चला कि कौन किसकी मौसी है। तो वो अपनी नानी के घर गई हुई थी और उसने किसी को आते देखा और उसने अंदर जाके अपनी मम्मी से कहा कि देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। लेकिन जब उसकी माँ ने बाहर आकर देखा तो उसको समझाया कि अरे, ये तुम्हारी मौसी नहीं है, यह तुम्हारी बहन है। और वो बहन कैसे है? क्योंकि वो उसकी जो सबसे बड़ी नानी है उनके बेटे जगदीश की बेटी किरण है। तो असल में तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हुई। तो इसका मतलब जो उसकी बहन आई थी किरण, उसके बेटे की मौसी हुई नीलिमा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है लिखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर जो कि किरण का बेटा छोटू समीर है उस तक उसके सारे नामों की सूची बनानी है और फिर नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि नानी, नीलिमा की नानी हुई नीलिमा के माँ की माँ। फिर है बड़ी नानी, तो नीलिमा के माँ की बड़ी चाची। फिर है बड़ी नानी के बेटे जगदीश, तो वो हुए नीलिमा के मामा। फिर है किरण, तो वो हुई नीलिमा की ममेरी बहन, यानी कि नीलिमा के मामा जगदीश की बेटी। तो मामा की जो बेटी या बेटा होता है तो वो ममेरी बहन या ममेरा भाई कहलाता है। फिर है समीर, तो वो हुआ नीलिमा की भतीजी, बहन की बेटी और उसकी ममेरी बहन किरण का बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पता करो। अब कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें पता करने हैं। क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं? घर के बड़ों से पूछो। अब आपको क्या करना है, अपने घर के बड़ों से पूछने हैं कि क्या आपके परिवार में अलग अलग उम्र के भाई बहन या फिर मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं या फिर नहीं है। तो मैंने इसका जवाब दिया है हाँ, मेरे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन तथा मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। वैसे तो सभी जगह ऐसे रिश्ते मिलते हैं, तो आपके भी परिवार में होंगे ही। आपको अपने बड़ों से पूछकर यहाँ पर इसका जवाब देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर है कैसे जुड़े हैं हम सब। उसके साथ साथ देखो बाईं तरफ यहाँ पर तितली बनाई गई है और उसके ऊपर लिखा है तुम्हारी दादी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है, तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। अब देखो उन्होंने किसी की शक्ल उससे मिलाई है, लेकिन वो रिश्ता कितने दूर का उन्होंने देखा है, तो इसीलिए लिखा है कैसे जुड़े हैं हम सब। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा
किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने, काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे, भूरे और बेजान नहीं है। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ, हैरानी की बात है ना। जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सब की बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। अब यहाँ पर देखो, जो नीलिमा की ममेरी बहन है किरण, कहने को तो बहुत ही दूर का रिश्ता है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नीलिमा के बाल बिल्कुल किरण की तरह हैं, घुंघराले, काले और घने। अब इसी पर जो है उसकी नानी भी बोलती है कि हाँ, कितनी हैरानी की बात है कि उनके बहनों के घुंघराले बाल वैसे ही हुआ करते थे। अब उनकी बेटियों के तो वैसे बाल नहीं हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी के बाल बिल्कुल उन लोगों के जैसे ही हैं। अब यह सब बातें सुनकर नीलिमा बिल्कुल सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि कहने को तो यह कितने दूर के रिश्ते हैं, लेकिन आपस में कितने जुड़े हुए हैं यह सब। अब आगे कार्य है, पता करो और लिखो। नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन, भाई, चाहे ममेरा भाई या चचेरी बहन की कोई पहचान देखो, जैसे आंखों का रंग, गालों में गड्ढा, डिम्पल जिसको की कहते हैं, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज। बताओ कि यह पहचान या गुण उसकी माँ के परिवार से आई होंगी या उसके पिता की तरफ से। दी गई तालिका अपनी कॉपी में बनाओ और भरो। यहाँ नीलिमा का उदाहरण देकर समझाया गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी बहन या भाई के लिए तालिका बनानी है और उनके जो कोई खास पहचान है या फिर गुण हैं, आपको देखना है कि वो कहाँ से आई हैं। नानी की तरफ से आई हैं, यानी कि माँ की तरफ से आई हैं, या फिर पिताजी की तरफ से आई हैं। जैसे कि यहाँ पे नीलिमा का उदाहरण दिया है। नीलिमा की खास पहचान घुंघराले बाल, किससे मिलते जुलते हैं? उसकी नानी से। अब यह किसकी तरफ से है? माँ की तरफ से या फिर पिताजी की तरफ से? अब जो नानी का रिश्ता होता है वो माँ की तरफ से होता है, तो देखो माँ की तरफ से पर सही का निशान लगाया है। तो इसी तरह आपको यहाँ पर करना है। तो मैंने एक तालिका बनाई है आपकी सहायता के लिए, आप इसका उदाहरण लेकर अपनी तालिका बना सकते हैं। तो जैसे कि इसमें 4 स्तंभ बनाए हैं। मेरे घर के सदस्यों की खास पहचान, दूसरा कॉलम है किससे मिलती जुलती हैं, तीसरा है माँ की तरफ से और चौथा है पिता की तरफ से। तो जैसे कि सबसे पहले है, मैंने अपने आप को लेकर यह तालिका बनाई है। तो इसमें जो खास पहचान है वो सबसे पहले है मेरी नाक। अब यह मिलती जुलती है मेरी माँ से, तो ये हुई माँ की तरफ से में हम सही का निशान लगाएंगे। फिर है मेरी आवाज़, यह मेरे पिताजी से मिलती है, तो इसमें हम पिताजी की तरफ से में सही का निशान लगाएंगे। फिर है मेरी माँ का चेहरा। अब हम माँ के खास पहचान के बारे में बात कर रहे हैं और उनका चेहरा मिलता है उनकी माँ से, तो हम यहाँ पर माँ की तरफ से में सही का निशान लगाएंगे। फिर है मेरी माँ के बाल, वह मिलते हैं उनकी माँ से, तो फिर से हम माँ की तरफ से पे निशान लगाएंगे। अब है मेरे भाई का चेहरा, तो वह मिलता है पिताजी से और उसके लिए हम पिता की तरफ से में सही का निशान लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो। आपने भी देखा होगा, जब भी कभी किसी छोटे बच्चे को देखा जाता है तो उसके बारे में सबसे पहले यही बात होने लगती है कि इसकी आंख तो अपनी माँ से मिलती है, इसकी नाक तो अपने पिताजी से मिलते हैं, इसका रंग तो अपनी बुआ पे गया है।
तो उसी बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि आपने जब किसी छोटे बच्चे को देखा है तो उसकी आंखें, नाक, रंग या बाल, उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? आपको उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है, मेरे मामा की लड़की, जो कि मैंने एक छोटा बच्चा देखा है, वो छोटा बच्चा है मेरे मामा की लड़की। अब उसके बाल उसकी माँ से मिलते हैं, उसकी नाक उसके पिताजी से मिलती है। अब मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, उसकी आंखें उसके पिताजी से मिलती हैं और उसका चेहरा उसके पिताजी से मिलता है और उसकी नाक उसकी माँ से मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है कि नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले, चिकने या रूखे? तो यहाँ पर आप अपने बालों के बारे में लिखेंगे कि आपके बाल कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने बालों के बारे में लिखा है, मेरे बाल मोटे, घने, भूरे तथा चिकने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों का नाप लो और लिखो। तो इसका जवाब है, मेरे बालों का रंग भूरा है और मेरे बाल 15 सेंटीमीटर लंबे हैं। अब है अगला सवाल, क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? अब आपके बाल अगर आपके परिवार में किसी से मिलते जुलते हैं तो आप उसका जवाब यहाँ पर वही देंगे। तो जैसे कि हाँ, मेरे बाल मेरे परिवार में किसी से मिलते हैं और वो मिलते हैं मेरी माँ से। अब कहा है कि अपने परिवार के लोगों के बाल भी नापो। अब आपको क्या करना है, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपको सबके बाल नापकर यहाँ पर उनका नाप लिखना है। तो जैसे कि मैंने नापा है, मेरे पिताजी के बाल 3 सेंटीमीटर, मेरी माँ के बाल 30 सेंटीमीटर और मेरे भाई के बाल 6 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तो इसका जवाब है, मेरे परिवार में सबसे लंबे बाल मेरी माँ के हैं। आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं वह आप यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला सवाल है, तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? तो इसका जवाब मैंने लिखा है, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं जिनके बाल 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं। सभी कहते हैं कि उनके परिवार की सभी स्त्रियों के बाल इतने ही लंबे हैं, जो कि उनके परिवार के सदस्यों की पहचान है। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास यदि अगर किसी के लंबे बाल या फिर कोई किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी पहचान उसी से करी जाती है कि अरे वो जो है आपने देखा है वो कितना लंबा है, अरे उसको देखा है आपने उसके बाल कितने लंबे हैं। तो वही यहाँ पर भी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बालों के बारे में बात हो रही है तो उसी बारे में पूछा गया है कि अगर किसी के बाल 1 मीटर से लंबे हों तो क्या लंबे बाल उसकी पहचान हो सकते हैं? तो आपको देखना है कि आपने क्या किसी के 1 मीटर लंबे बाल देखे हैं, और अगर देखे हैं तो क्या वह उसकी पहचान बने हैं। अब हमारा अगला सवाल है, क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पाँव तक नाप लो और लिखो। तो अब आपको क्या करना है, अपना नाप लेना है और आपको सिर से लेकर पाँव तक अपना नाप लेना है। तो हाँ, मैं अपने कद की नाप लेना जानती हूँ। मेरे सिर से पाँव तक की लंबाई 5 फीट 3 इंच है। अब मेरा अगला सवाल है, सोचो जब तुम बड़े होगे
तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी। तो देखो मैं तो बड़ी हो ही चुकी हूँ, आपको देखना है कि अभी आपकी लंबाई कितनी है और जब आप बड़े होंगे तो आपकी लंबाई कितनी, अंदाजे से आपको यहाँ पे लिखना है कि कितनी होगी और आपके घर में किसके जैसी आपकी लंबाई होगी। आपके जैसे कि आपके पिताजी की तरह आपकी लंबाई होगी या आपकी माँ की तरह आपकी लंबाई होगी। तो उदाहरण के तौर पे मैं इसका आपको जवाब देती हूँ कि मैं जब बड़ी होंगी तब मेरी लंबाई मेरे माता जी जितनी होगी और मेरे माता जी की जो लंबाई है वो है 5 फीट 5 इंच। तो इसका मतलब मैं जब बड़ी होंगी तो मेरी लंबाई होगी 5 फुट 5 इंच। अब कहा है कि अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। अब आपको क्या करना है, आपके परिवार में या आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए आपको एक तालिका बनानी है और आप उसमें 2 स्तंभ यानी कि 2 कॉलम बनाएंगे और एक तरफ अपने घर के लोगों के सदस्य लिखेंगे, जैसे कि मेरे घर के लोग, और उसके नीचे आप लिखेंगे मेरे पिताजी, मेरी माँ, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन। उसके बाद दूसरे स्तंभ में आप उनका कद लिखेंगे यानी कि उनकी लंबाई। तो जैसे कि मैंने ये तालिका बनाई है, मेरे पिताजी की लंबाई 5 फीट 10 इंच, मेरी माँ की लंबाई 5 फीट 5 इंच, फिर मैंने लिखी है मेरी लंबाई 5 फीट 3 इंच, फिर है मेरा भाई जिसकी लंबाई है 6 फीट 1 इंच, फिर है मेरी बहन जिसकी लंबाई है 5 फीट 6 इंच। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह कैसा आईना। अब देखो यहाँ पर किसी आईने के बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं कि यह कौन सा आईना है और कैसा आईना है। क्या सरोजा आईना के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा है। देखो यहाँ पे फोटो में दिखाई गई हैं 2 लड़कियां और दोनों ही एक जैसी हैं, तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या इसके सामने कोई आईना रखा है। तो बताया जा रहा है कि नहीं, उसके सामने आईना नहीं है बल्कि यह जुड़वा है। चकरा गए ना, जब कभी वह दोनों मिलती हैं तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते हैं। कभी सरोजा को डांट पड़ जाती सुवासनी की शैतानी की, कभी सुवासनी खुद अपने मामा को कहती कि सुवासनी बाहर गई है। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ, यह क्या तरीका हुआ, उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। अब देखो आपने भी देखे होंगे जहाँ पर जुड़वा बच्चे होते हैं या जुड़वा भाई बहन होते हैं तो उनके रिश्तेदार उनको लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वह कौन सा है। तो क्या होता है कि एक के नाम से दूसरे को बुलाया जाता है और दूसरे के नाम से पहले को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है और सरोजा के जो मामा हैं वो भी इसी चीज से परेशान हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो सुवासनी की शैतानी के लिए सरोज को डांट देते हैं और कई बार क्या होता है, सुवासनी खुद अपने आप को ही बता देती है कि सुवासनी तो बाहर गई है और वह खुद सरोजा बन जाती है। अब उनके मामा क्या है, वो थोड़ा समझ गए हैं और जब भी उनको ऐसे परेशानी होती है तो वह कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। अब दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले गई। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी। सुवासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुवासनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है। अब तुम समझ गए उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा।
तो देखो सरोजा और सुवासनी दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन सरोजा को उसकी चाची जो है गोद ले लेती है, यानी कि उसको अपने साथ ले जाती है। कब? जबकि वो 2 हफ्ते की ही थी बस। तो वो अपनी चाची के साथ रहती है और जो कि पुणे में है, तो वहाँ पर वो तमिल और मराठी दोनों ही भाषा सीख जाती है और उसी भाषा में वो गीत और गाने भी सीखती है। अब सुवासनी जो है वो चेन्नई में अपने पिताजी के साथ रहती है। उसकी परवरिश यानी कि वो बड़ी अपने पिताजी के साथ चेन्नई में ही होती है और वहाँ पर वह कराटे सीखती है। तो क्योंकि वो चेन्नई में अपने पिताजी के साथ रह रही थी, तो इसलिए सुवासनी को मराठी भाषा नहीं आती थी। तो इसीलिए उसके मामा उसको बोलते थे कि मराठी में गाकर सुनाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ सरोजा को ही मराठी भाषा आती है। तो इसलिए उन्होंने उनको पहचानने के लिए यह तरीका ढूंढा। अब आगे हम बढ़ते हैं, चर्चा करो। तो हमारा पहला सवाल है, सरोजा और सुवासनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग हैं? तो इसका जवाब है, सरोजा और सुवासिनी दिखने में एक ही तरह की है। उनके चेहरे, कद, नाक, आंखें सब मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि दोनों एक ही जैसे कपड़े पहनती हैं। परंतु सरोजा को 2 भाषाएं आती हैं, तमिल तथा मराठी, जबकि सुवासनी को केवल तमिल आती है। अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो? उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है? तो इसका जवाब है, हाँ, मेरी क्लास में एक जुड़वा भाई पढ़ता है। दोनों के चेहरे, रंग, कद, बाल सभी एक जैसे हैं। सभी लोग उन्हें लेकर असमंजस में रहते हैं, परंतु दोनों के बोलने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? अब देखो, ये तो अभी तक हमने उन जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ा जो कि एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कई बार कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एक जैसे दिखने में बिल्कुल भी नहीं होते। तो उन्हीं के बारे में अब हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका जवाब है, हाँ, मेरे पड़ोस में एक जुड़वा भाई रहता है जो बिल्कुल ही अलग अलग दिखते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? अब आपको आगे हम पढ़ते हैं कि सरोजा और सुवासिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं। जैसे सरोजा को 2 भाषाएं आती हैं। अगर सुवासनी के घर पर 2 भाषा बोलते तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी। बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। तो देखो, यहाँ पर जो है सरोजा और सुवासनी अलग अलग पले, अलग अलग बड़े हुए थे, तो इसलिए उनमें थोड़ा बहुत भाषाओं का अंतर है। तो इसलिए अगर वो एक साथ रह रहे होते तो उनमें सभी चीज़ जो है वो एक जैसी हो सकती थी। क्योंकि क्या होता है कि जो बुनाई है, भाषा है, संगीत या पढ़ने का शौक जो है वो हम आसानी से पा लेते हैं। जिस तरीके का हमें माहौल मिलता है उस तरीके की चीज़ें ही हम सीखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिवार से मिला। अपनी क्लास में यह मज़ेदार सर्वे करो। कितने बच्चे यह कर पाते हैं, लिखो। अब आपको क्या करना है? आपको यह कार्य करना है। अब कुछ कार्य दिए गए हैं जिसके लिए कि अपनी क्लास में आपको सर्वे करना है और देखना है कि कौन कौन से बच्चे इस कार्य को कर पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है, जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़ो बिना दांतों से छुए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर यह करके देखना है कि पहले तो आपको जीभ को मोड़ना है और फिर बिना दांतों से छुए, लेकिन आपको इसको मोड़ना है। तो आपको देखना है कि कौन कौन बच्चे यह कर पाते हैं। फिर दूसरा है, जीभ को किनारों से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ। फिर तीसरा है, पैरों की सारी उंगलियों को खोलो, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ।
फिर चौथा है हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ। फिर पांचवा कार्य है हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ। जैसे कि देखो यहाँ पे फोटो भी दिखाया हुआ है, दो दो उंगलियां इधर उधर करके। फिर है बिना छुए बाहरी कान हिलाओ। तो आपको क्या करना है, यह कार्य अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ करके देखने हैं और उनसे करवा कर देखना है। जो बच्चे यह कर पाए वह अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें। क्यों? कितने बच्चों को यह बातें उनके परिवार से मिली हैं। अब देखो क्या होता है कि यह चीज़ें भी हमें हमारे परिवार से ही मिलती हैं। अगर हमारे माता पिता यह सब कर पाते हैं तो हम भी कर पाएंगे, अगर वह नहीं कर पाते तो हम भी नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये बच्चों के साथ करके देखना है और अगर आप कर पाते हो तो फिर आपको अपने परिवार वालों के साथ करके देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या माँ बाप से नहीं मिला? सती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई है तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। अब देखो यहाँ पर सती की बात हो रही है कि जब वह कुछ महीने की थी तो उसकी टांग में पोलियो हो गया था। फिर उसने बहुत सारी दिक्कतों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत ही कोशिशें करी, बहुत ही मुश्किलों का सामना करा। वो काम भी करती थी, दूर दूर तक पैदल जाती थी, कई मंजिलों को चढ़ती थी, सीढ़ियों पर चढ़कर वो कई मंजिलें चढ़ती थी और यह सब उसके काम का हिस्सा था। फिर उसकी शादी हुई। अब शादी होने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसको बच्चा करने से मना करा। कहा कि अगर वह बच्चा करेगी तो उस बच्चे को भी यह परेशानी हो सकती है। फिर उसने क्या करा, इस परेशानी के समाधान के लिए उसने डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर से कुछ बातचीत करी। तो यहाँ पर है डॉक्टर, देखो वो इस फोटो में बाएं तरफ एक फोटो दिखाई गई है जिसमें कि एक तरफ तो डॉक्टर बैठा है और दूसरी तरफ सती और उसका पति बैठा है। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है, नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा। तो देखो यह चीज बच्चे को माँ बाप से नहीं मिली। डॉक्टर उसको कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम्हें पोलियो की बीमारी है तो तुम्हारे बच्चे को भी यह होगी, तुम्हारे बच्चे को यह नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सवाल है, क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? तो आप सभी ने पोलियो के बारे में पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। तो इसका जवाब है हाँ, मैंने पोलियो के बारे में किताबों, अखबारों तथा पोस्टरों में पढ़ा है। पोलियो के संबंध में टीवी पर भी हमेशा प्रचार दिखाए जाते रहते हैं। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिससे लोग विकलांग हो जाते हैं और उनके पैरों में चलने की ताकत नहीं रह पाती है या फिर कम हो जाती है। अब अगला सवाल है, क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? तो इसका जवाब है हाँ, मैंने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में खबरें पढ़ी हैं तथा पोलियो की दवाई पिलाते भी देखा है। सरकार द्वारा पोलियो की दवा पिलाने को समय समय पर अभियान चलाया जाता है जिसे पल्स पोलियो कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? तो इसका जवाब है हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है जिसे पोलियो है। उसे चलने में दिक्कत होती है। उसके एक पैर में लोहे के क्लैंप लगे हैं जिसके सहारे भी वह कठिनाई से ही चल पाता है। तो आपने भी देखा होगा कि जो
समय पर पोलियो की दवाई नहीं पीता है या जिसको नहीं मिल पाती है, कुछ लोग हैं अभी भी बहुत पिछड़े इलाके जहाँ पर कि पोलियो की दवाई नहीं पहुँच पाई, या फिर कुछ लोग मजबूरी में नहीं ले पाते हैं, तो उनको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आपके आसपास अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसका जवाब में बताया है। अब है अगला सवाल। अगला सवाल नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मटर के प्रयोग, चिकने या खुरदुरे। अब देखो यहाँ पे हम मटर के बारे में जानने वाले हैं। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? तो यहाँ पे देखो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल, जिनका कि जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। अब उन्हें पढ़ने का बहुत शौक तो था, लेकिन परीक्षा से यानी कि पेपर से वो बहुत ही डरते थे और उनके पसीने छूट जाते थे। आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा, जब भी परीक्षा सामने आती है, परीक्षा के नाम से ही हम लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी कि मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वह परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। अब देखो उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए क्या करा, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक मठ में रहकर मंक बनने की सोची और वहीं से अपनी पढ़ाई आगे पूरी करी। अब उनको क्या हुआ कि विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी चाहिए थी, लेकिन इस नौकरी के लिए उनको फिर से परीक्षा देनी थी। अब परीक्षा देने के लिए घबराहट के मारे वह परीक्षा से भाग जाते और फिर फेल हो जाते। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वह समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने यह प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। तो देखो वो अपनी परीक्षा से तो भाग जाते थे और फेल भी हो जाते थे, लेकिन वह प्रयोग, विज्ञान के जो प्रयोग होते थे उन्होंने वह करना नहीं छोड़ा और वह 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई तरह के प्रयोग करते रहे। अब उन्होंने आंकड़े इकट्ठे कर कर एक नई खोज निकाली थी। अब वह खोज क्या थी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बात जो थी उस समय के वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब समझ आई तब तक मेंडल मर चुके थे और उनके मरने के बाद कुछ लोगों ने यह प्रयोग किए और पाया कि मेंडल इस बारे में पहले ही लेख लिख चुके हैं। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में भी अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर को अगली पीढ़ी के पौधों से ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे
इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। तो देखो उन्होंने क्या खोज निकाली थी, क्या प्रयोग किया था। उन्होंने प्रयोग किया था मटर के रंग और उनके चिकने तथा खुरदरे होने के बारे में। और उन्होंने यह जाना कि इस पीढ़ी के मटर या फिर बीज जो मटर या बीज जो हैं उनका जो रंग होगा या फिर जो उनका खुरदरा या चिकने होंगे अगली पीढ़ी में वो उससे ज़्यादा होंगे। यानी कि एक बीज में दोनों गुण नहीं हो सकते, यानी कि थोड़ा खुरदरा या थोड़ा चिकना नहीं होगा, या तो वह पूरा चिकना होगा या फिर वह पूरा खुरदरा होगा। और जो अगली पीढ़ी होगी वो और भी ज़्यादा चिकनी होगी या फिर और भी ज़्यादा खुरदरी होगी। इसी तरह रंग में भी या तो वह पीला होगा या फिर वह हरा होगा, दोनों मिलकर कोई एक नया रंग नहीं बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ परिवार से कुछ हालात से। देखते हैं कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, कि क्या परिवार से है और क्या हालात से है। विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। उनके ठहाके की आवाज सुनकर नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तो देखो अब क्या है, विभा जो है अपने नाना को दूर से ही पहचान जाती है उनकी कुछ पहचानों से, और वह पहचान है उनके ठहाके की आवाज, और वो जोर से बोलते हैं। और वह कहती है कि अब वह ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तो अब कुछ सवाल हैं, और पहला सवाल है यहाँ पर, तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बातें करने वाले हैं, क्या उनकी ऐसी आदत है या वह ऊंचा सुनते भी हैं? तो अब आपको बताना है कि आपके घर में कोई ऐसा है जो कि जोर जोर से बात करते हों, और क्या उनकी ऐसी आदत भी है कि वह ऊंचा भी सुनते हों। तो इसका जवाब आप अपने घर पे या अपने परिवार के सदस्यों के अनुभव से लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है, नहीं, मेरे घर में कोई भी जोर जोर से बातें नहीं करता और ना ही किसी की ऐसी आदत है कि वो ऊंचा सुनते हों। लेकिन मेरे एक दोस्त के दादाजी जोर जोर से बातें करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते? कब, किसके सामने, क्यों और कब जोर से बोलते हो? तो इसका जवाब है हाँ, हम लोग क्लास में धीरे बोलते हैं ताकि हल्ला नहीं हो, लेकिन हम लोग खेलने के समय बहुत जोर जोर से बोलते हैं क्योंकि सारे लोग दूर दूर खड़े रहते हैं तथा हल्ला के कारण धीरे बोलने पर बातें ठीक से समझ में नहीं आती है। अब हमारा अगला सवाल है, कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? तो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हो, या फिर चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर देखने के लिए चश्मे की मदद लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो मैंने इसका जवाब लिखा है, हाँ, मेरे दोस्त के दादाजी ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वह सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। पता करो क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है, कब से ऊंचा सुनने लगा है, उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसका जवाब मैंने लिखा है, मैंने अपने दोस्त के दादाजी से बातें की और मैंने उनसे पूछा कि क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि वह बचपन से ऊंचा नहीं सुनते हैं। फिर मैंने पूछा कि कब से ऊंचा सुनने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि लगभग 10 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट के बाद उन्हें ऊंचा सुनाई देने लगा। फिर मैंने उन्हें पूछा कि उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो उन्होंने कहा, कानों पर बिना मशीन लगाए उन्हें दूसरों की बातें सुनाई नहीं देती, जिससे कि उन्हें कठिनाई होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमने देखा कि हमारी कुछ ऐसी पहचान गुण होती हैं जो हमें हमारे परिवार से मिलती हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं, पर कभी कोई बीमारी या ज़्यादा उम्र की वजह से भी हम में कुछ बदलाव आते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। अब आखिरी में हमें पूछा है, हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिली है? तो इसका जवाब आप लिखेंगे अपने शब्दों में कि आपकी कौन सी पहचान या आपका कोई गुण जो आपको आपकी माँ से मिला है, आप उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि मेरी नाक मेरी माँ की तरह है, यह पहचान मुझे मेरी माँ से मिली है। तो अब हमारा यह जो पाठ है वो खत्म होता है, जिसमें कि हमने पढ़ा किसकी झलक किसकी छाप। हमने देखा कि कभी हमारी शक्ल हमारी माँ की तरफ से मिलती है, हमारे कुछ नैन नक्श या फिर शरीर का कोई अंग हमारे पिताजी की तरफ से मिलता है, या फिर हमारे कई हुनर होते हैं जो कि हमारे माहौल से हमें मिलते हैं। इसके अलावा लेकिन हमने ये सीखा कि हमारी कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हमारे एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है या किसी कमी के कारण हो जाती हैं, तो वो हमें परिवार से नहीं मिलती है, वो किसी परिवर्तन के कारण होती हैं। तो इस पाठ में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और हमें बहुत सारा नया ज्ञान मिला जो कि हमारे हमेशा काम आता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है कि आप यह पाठ दोबारा से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से दोहराएंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और जो भी इसमें कार्य दिए गए हैं उस कार्य को आप पूरा करेंगे। और हम लोग मिलेंगे हमारे अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में।